Very good morning to all of you. हम लोग लास्ट क्लास में रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में देख रहे थे। फिर हमने रिजर्व्स के बारे में कुछ एग्जांपल किए। फिर आज अब हम लोग उसी में एक रिजर्व है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको लिखवा दिया है, नोट्स दिया था। चलिए थोड़ा मैं बता देता हूं। देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है। ये एक टाइप का रिजर्व यानी कि हम अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्से काट करके रखते हैं, किस लिए, ताकि अगर इन फ्यूचर किसी हमारे इंप्लॉय, वर्कमैन दैट मीन्स की इंप्लॉय, वर्कमैन के जगह यहां कभी कभी इंप्लॉय भी दे सकता है। तो हमारे किसी भी इंप्लॉय के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना के कारण, उस एक्सीडेंट के कारण हमको उसको कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। अगर हमारे काम से अगर उसको कुछ हुआ तो हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो अब एट ए टाइम हमारे पास मान लीजिए कि दुर्घटना और घटना बदला करके तो नहीं आता है कि आज हो रहे हैं, ठीक है, हम आपके पास पैसा है, आज हम हो जाते हैं, कहेगा क्या, आज आपके पास पैसा बहुत ज्यादा दिख रहा है, आज हम हो जाते हैं किसी के साथ, ऐसा बोलेगा? हम्म, बताइए। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो नहीं बोलेगा तो उसके लिए लेकिन हमको बता के तो नहीं आएगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। हमको उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो हम अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को काट काट के रख देते हैं, ताकि ये काम आए। जब घटना या दुर्घटना होगी तो वो काम आएगा। तो इसमें से हम लोग काट के रख देते हैं। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय उस रिजर्व का करे क्या, क्योंकि वो रिजर्व क्या है, मान लीजिए अगर काट के नहीं रखे रहते तो उस रिजर्व को क्या किए रहते, एज ए प्रॉफिट। वो रिजर्व क्या है, एक प्रॉफिट का ही हिस्सा है ना, जिसको हम लोग काट के रखे हुए हैं फ्यूचर के लिए। तो नहीं रखे रहते तो क्या किए रहते, उसको पार्टनर्स आपस में क्या किया रहता, बांट लिया रहता। बांट लिया रहता कि नहीं बांट लिया रहता, यानी कि वो पैसा किसको मिल गया रहता, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको वो पैसा क्या होता, मिल गया रहता। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग यहां भी वही काम करेंगे कि क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। हम ओल्ड पार्टनर्स के को बांट देंगे उसको, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, सो देखिए दो परिस्थितियां पहले उत्पन्न होती है। तो दो परिस्थितियां क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि वेदर देयर इज एनी क्लेम against
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन। यानी कि जो रिजर्व का पैसा पड़ा है उसमें कोई क्लेम है, क्लेम दैट मीन्स कि किसी एम्प्लॉय के साथ घटना या दुर्घटना हुआ है जिसको पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। उस पैसे में से किसी एम्प्लॉय के साथ कभी घटना घटा था या घट रहा है, घटा हुआ था जिसको हमने पेमेंट नहीं किया था और पेमेंट करना बाकी है, तो उसको कहते हैं कि क्लेम किसी एम्प्लॉय का बाकी है। तो वेदर देयर इज एनी क्लेम अगेंस्ट WCR और नो क्लेम अगेंस्ट, इसको थोड़ा सा और बेटर तरीका से लिख सकते हैं। क्लेम एग्जिस्ट अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन और नो क्लेम एग्जिस्ट अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो क्लेम है कि नहीं है? अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में। क्या एंट्री होगा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। कोई दिक्कत? मतलब सर जहां पे क्लेम नहीं होगा वहां पे? हाँ, जब क्लेम नहीं है या फिर कभी कभी क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं देगा सीधा दे देगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इतने का है और उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा, तो कुछ नहीं कहेगा, हम क्या मानेंगे? क्लेम नहीं है, ठीक है। तो ये नो इंफॉर्मेशन केस भी है और नो क्लेम केस भी है। जब इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा तो हम क्या मानेंगे? कि कोई क्लेम नहीं है। और यदि कहिए दिया कि कोई क्लेम नहीं है तब क्या करेंगे? बांट के खत्म करो। yes. दूसरा केस क्या है कि क्लेम एग्जिस्ट अगेंस्ट WCR, यानी कि कोई क्लेम है, कुछ पैसा अभी देना हमको बाकी है, किसी ने क्लेम कर रखा है कि भैया मेरा पैसा अभी बाकी है। तो हम देखिए हम क्या करते हैं, तब 3 चीजें देखते हैं। क्लेम इज लेस देन, इसको क्या कहते हैं? क्लेम लेस देन रिजर्व, क्लेम इक्वल्स टू रिजर्व। एक जगह है हमारे पास, क्लेम इक्वल्स टू रिजर्व, यानी कि रिजर्व और क्लेम का पैसा बराबर बराबर है, जितना रिजर्व है उतना ही, और क्लेम लेस देन रिजर्व, यानी कि रिजर्व कम है और क्लेम यहां लेस देन रिजर्व, ये उल्टा हो गया है, और क्लेम ग्रेटर देन रिजर्व। क्लेम लेस देन रिजर्व यानी कि क्लेम छोटा है, रिजर्व ज्यादा है। क्लेम और रिजर्व बराबर बराबर है, और
क्लेम ज्यादा है, रिजर्व में पैसा कम है, यानी कि हमारे पास पैसा जो रिजर्व में पड़ा हुआ था वो कम है। यहाँ क्या है कि क्लेम छोटा है, क्लेम कम है, रिजर्व हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू, जो अमाउंट ऑफ क्लेम होगा उसको भेज देंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में, और जो बच जाएगा उसको हम लोग भेज देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। यानी कोई दिक्कत, मान लीजिए जैसे कि मैं इसको देता हूं कि हमारा जो, चलिए मैं मान लेता हूं कि सर आप वहां पे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखवाए सर, ऐसा कैपिटल या करेंट अकाउंट ऑब्लिक दे करके लिखे हैं। नो सर, ओल्ड पार्टनर्स लिखवाए है ना। हाँ हाँ तो ऐसा नोट्स पे तो आप सीधा लिखवाए टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ भैया, तो मैं नोट्स में वही चीज है, पार्टनर्स कैपिटल, दैट मीन्स कि जो भी पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वही होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहां पर तब ओल्ड रेशियो का उपयोग किया है ना, लिखा है ना कि ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, तो ओल्ड रेशियो किसका होगा बताइए, ओल्ड रेशियो कभी भी किसका होगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का ही होगा। कोई दिक्कत, मान लीजिए कि हमारे रिजर्व में पड़ा हुआ है 50,000 रुपया, ठीक है। अब ये केस था, पहले मैं लिखवा देता हूं फिर मैं एग्जांपल करा दूं। क्लेम, क्लेम और रिजर्व क्या है, बराबर बराबर है, यानी कि जितना मेरे पास पैसा वो है उतना ही लोग मांग रहे हैं, क्या मेरे पास कुछ बांटने के लिए बचेगा बताइए। नो सर, कुछ नहीं बचेगा, तो हम इस पूरे रिजर्व के पैसे को क्या करेंगे, क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और दूसरी कुछ बचा ही नहीं तो बांटेंगे क्या। और ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो कहां दिखता है, वो हमारे फिर से देखो, रिजर्व भी हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही दिख रहा था, दिख रहा था कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। और ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी क्या होगा, लायबिलिटी साइड में ही दिखेगा। फर्क बस इतना है कि ये जो रिजर्व है ये हमारे कैपिटल के नीचे दिखता है और ये करेंट लायबिलिटी में दिखेगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कहां दिखेगा, करेंट लायबिलिटी में दिखेगा, लेकिन दिखेगा ये लायबिलिटी साइड ही। हाँ, अगर इसका हम एज्यूम कर ले कि पेमेंट कर दिए तब ये भी नहीं दिखेगा और उतना से कैश भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे, उतना से हमारा कैश भी घट जाएगा और ये दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये एंट्री करके छोड़ दे रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे कि जब भी नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्लेम को दिखाएंगे और क्लेम को लायबिलिटी साइड में, और कैश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लेते हैं कि पेमेंट कर दिए हैं तो फिर क्लेम नहीं दिखेगा और कैश भी उतना से कम हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो हम आपको ये करा करके दिखाएंगे। अब क्या है कि क्लेम बड़ा है रिजर्व से, यानी कि रिजर्व में पैसा कम गया, तो देखिए क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अच्छा, बराबर क्लेम तो ज्यादा है, बराबर होगा नहीं, तो जितना कम होगा उसको रीवैल्यूएशन से ले लें, अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, डिफरेंस एक बार बताइएगा इसको, क्वेश्चन कराएंगे सब समझ में आएगा, अभी कराएंगे क्वेश्चन। डिफरेंस जो बच जाएगा, जो रिजर्व में पैसा है उससे ज्यादा क्लेम, चलिए हम थोड़ा सा ले लें, रिजर्व में कितना पैसा 50,000, क्लेम आ जाता है हमारे पास कितने का, 60,000 रुपए का, हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ है 50,000,
हमसे मांग रहा है 60,000, क्या हम दे सकते हैं? नो सर। क्या हो गया? मेरा कर्जा क्या हो गया? बढ़ गया ना? कर्जा मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। और कर्जा बढ़ा तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ? बताओ। घाटा हुआ। घाटा हुआ। तो घाटे को या फायदे को कहां से लेते हैं? रिवैल्यूएशन से लेते हैं ना? यस। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस। तो यहां जो घाटा हुआ, कितने का घाटा हुआ? 10,000। 10,000 का घाटा हुआ। तो 10,000 रुपया कहां से ले लेंगे? रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन। ठीक है। 50,000 रिजर्व से लेंगे, 10,000 रिवैल्यूएशन से, और 60,000 इसको दे देंगे। अच्छा, रिवैल्यूएशन से लिए तो क्या हुआ? घाटा हुआ ना? रिवैल्यूएशन डेबिट किए। और आप जानते हैं कि जब भी रिवैल्यूएशन खुलेगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? बंद भी होगा। जब भी रिवैल्यूएशन खुलेगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? बंद भी होगा। तो यहां पर घाटा हो गया हमको। अब इस घाटे को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये पूरा का पूरा चार्ट हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए है। अभी हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और सारी बातों को धीरे धीरे समझ लेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर, जल्दी से आप लोग लिख करके डन का मैसेज दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका थोड़ा आवाज साइड नहीं होइए आ ना। रहा। आप लोग इट्स बेटर कि अभी जिनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इट्स बेटर कि आप लोग चैट में लिख दिया कीजिए क्या आपका प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। 5 डन का मैसेज आया, बाद बाकी लोग 4 लोग। 7। चलिए, ओके, हो गया आई थिंक। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन के तौर पे हम लोग, चलिए हम अपना अपना क्वेश्चन लेते हैं। हम अभी किताब को नहीं करेंगे, हम करेंगे अपना क्वेश्चन। हम लिखेंगे क्वेश्चन खुद से। चलिए चलिए, तो हम लिखते हैं एक क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन हम लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल राधे, राधा एंड श्याम आर पार्टनर्स
sharing in a firm, sharing profits in the ratio of 1:1. चलो, in the ratio of 1:1. They admitted Sudama as new partner for 1/3 share in profits. On the date of admission, रेशियो 1:1 है ना? हाँ हाँ हाँ, their balance sheet exists as follows. ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं है, क्या है? बैलेंस शीट क्या है? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब अधूरा, हमें अधूरा बैलेंस शीट मिला है और इसी अधूरे बैलेंस शीट में हमको बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है ना भाई, हमको तो सीखना है, बस देखना है रिजर्व्स के बारे में। तो हमारे पास अधूरा बैलेंस शीट मिला हुआ है और इसी बैलेंस शीट के ऊपर हमको काम करना है। ठीक है, इसमें जो जो चीजें हैं उससे हमको काम करना है। चलिए, जनरल रिजर्व 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 1 लाख। हाँ 1 लाख है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यस, हम केस ऊपर लिख देते हैं यहां 1।
there is no information ठीक है। टू वर्कमैन compensation claim is estimated rupees 40,000 लिख लेंगे तो जल्दी से डन का मैसेज देंगे, फिर हम लोग इसको आगे करते हैं। चलिए, आई थिंक सबने लिख लिया है। तो एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट बचा हुआ है एक। चलिए वो कर लीजिएगा। हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि राधा और श्याम पार्टनर्स हैं, एक फर्म है जो जिनका पीएसआर क्या है 1:1। उन्होंने सुदामा को एडमिट किया है किसके लिए, 1/3 शेयर के लिए। ठीक है। अब एडमिशन के दिन का हमको एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट दैट मींस कि आधा अधूरा बैलेंस शीट हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें क्या दिखता है हमको कि जनरल रिजर्व था 25,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस था 10,000 रुपया और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 1,00,000 रुपया। आगे कहता है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज में। केसेज हमारे पास 3 यहां दिए हुए। कहता है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि इस बैलेंस शीट के अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और जो ऊपर इंफॉर्मेशन है उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। दूसरा में कहता है कि भैया हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये मिला है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 40,000 रुपए का वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एग्जिस्ट किया गया है, एस्टिमेट किया गया है कि भैया 40,000 रुपया कोई मांग सकता है या हो सकता है। दूसरा केस। तीसरा केस ये कहता है कि भैया फिर से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस क्लेम कितना हो सकता है, 1,20,000 का क्लेम हो सकता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना हो सकता है, 1,20,000 रुपए का हो सकता है। तो ये 3 केसेस दिए गए हैं हमारे पास, हमको उसका निवारण करना है। इन कष्टों का निवारण देखिए किस तरह से हम करते हैं। चलिए, तो कष्टों के निवारण में सबसे पहला चीज हमारे पास जनरल रिजर्व है, पीएल है, वर्कमैन कॉम्पोनेंट। तो जनरल रिजर्व का क्या करते हैं सो बताइए, जनरल रिजर्व का क्या करते हैं सो बताइए। ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। पीएल का क्या करते हैं, इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। वह WCR का भी क्या करते हैं,
All partners in all PSR. ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, यानी कि तीनों का तीनों ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो माथा लगाने का, कोई भेजा लगाने की जरूरत है क्या? बोलिए, जब इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो क्या हमको बताइए, जब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या हमको चिंता करने की आवश्यकता है क्या? देखो, चिंता है, क्या चिंता करने की आवश्यकता है? बताओ, जब कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया, क्या चिंता करने की आवश्यकता है? बताओ। कोई चिंता नहीं, तो हम क्या करने की आवश्यकता है? हमको करने की आवश्यकता है स्मार्ट वर्क। कौन सा स्मार्ट वर्क? कि जब हम जानते हैं भैया कि तीनों को बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, तो बांट के खत्म करो यार। तो केस 1 क्या हो जाएगा? जेनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू राधाज कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल। हाउ मच? 25,000, 10,000, 1,00,000, 1,35,000। 1,35,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1 के रेशियो में। तो बांट करके बताओ हमको कितना आएगा? 67,500। बोलो, कोई दिक्कत? No sir. बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये केस 1C1 लिखे थे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, नो सर। सेकंड केस कहता है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एस्टीमेट हुआ है कितने पर? 40,000 रुपए पर। अच्छा, 40,000 रुपए पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अच्छा, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ कितना पड़ा हुआ है? 1,00,000। 1,00,000 रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं और हमको देना कितना है? 40,000। 40,000 देना है, तो 40,000 को गोली मारो। कितना बचा? 60,000। 60,000 बच्चा। पहले 60,000 को बांट लो, पहले अपना काम बनता। पहले अपना काम देखो भाई, जो बचा उसको पहले बांट लो। तो फिर सर से इसको हमारी 1:1 में बांटेंगे। बिल्कुल, जो हमारा पीएस आ रहे हैं हम उसी में बांटेंगे। चलिए, केस 2 क्या हो जाएगा? जेनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट्स, 60। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स। अच्छा, अब हम यहां चाहे तो 2 एंट्री में वर्कमैन कॉम्पनसेशन को यहां भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख के देखिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। 40,000। कितना कितना बच रहा है बांटने के लिए? मेरे पास कितना बच रहा है? हम यहां पर कितना लिखेंगे? बांटने वाला लिखेंगे ना। टू राधाज कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल। 25, 10, 47,500। बोलो, कोई दिक्कत? थोड़ा सा हमको और जगह चाहिए।
क्या मैं इसको मिटा दूं? यस सर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो और 40,000 रुपए को हमको क्या करना है, उसको लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000। 40। कोई दिक्कत? अच्छा ये 47,500 है, दोनों को बराबर बराबर बांटे हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। सर केस 2 में स्टार्टिंग में ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख करके उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000 और उसके बाद पार्टनर्स को नहीं बांट सकते हैं क्या? अच्छा ये एंट्री पहले? नो सर, हाँ मतलब सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन को सर 1 लाख लिख देंगे। क्यों? अच्छा हाँ वो भी, चलिए मैं ऑल्टरनेट भी करके बता देता हूँ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख 1 लाख टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000 और टू राधाज कैपिटल 30,000 टू 30,000 श्याम्स कैपिटल ऐसे भी तो लिख सकते। 30,000। हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा था ना आपको। और लेकिन तब यहाँ आपका सिर्फ जनरल रिजर्व और पीएल बटेगा, यानी कि फिर आपका ये एंट्री नहीं होगा, फिर आपको ये वाली एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो एंट्री है तो यहाँ कैसे होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू राधाज कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल 17,500 17,500। और ये वाली एंट्री को भी हम नहीं करेंगे, तब ये एंट्री होगी और ये वाली एंट्री होगी, यही दोनों एंट्री होगी। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। तब ये वाली एंट्री भी हम मिटा देंगे, ये वाली एंट्री भी नहीं करेंगे। आई बात समझ में? बढ़े आगे? यस सर। चलिए सर मिटाइएगा ना, ऊपर वाला केस मिटाइए। ये मतलब सर ऊपर वाला मिटाइए, ये सब अभी नहीं मिटाइए। अब तीसरा कहता है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने पर एस्टिमेट किया गया है, 1,20,000 पर। ठीक है, तो ये वाली एंट्री तो मेरी फिर से सेम रह जाएगी। ये वाली एंट्री क्या होगी, उसी तरह रह जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। हमारा बदलेगा क्या, ये वाली एंट्री बदलेगा क्या? तो सर केस 2 में ये दोनों एंट्री है ना? हाँ ये एंट्री और ये एंट्री केस 2 का है। फिर केस 3 के लिए हम क्या करें, केस 3 में हमारा ये एंट्री ये तो रह ही जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। केस 3 में हमारा ये एक एंट्री तो रह ही जाएगा ना, क्योंकि जनरल रिजर्व पीएल का तो वही होगा। तो केस 3 में क्या हो रहा है कि केस 3 का जो फर्स्ट एंट्री है वो यही है, सेम यही करेंगे। सेकंड वाली जो एंट्री है WCR की, उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे। अच्छा WCR था कितने का, 1 लाख रुपए का। मेरे पास क्लेम कितने का आया, 1,20,000 का, यानी कि पॉकेट से ज्यादा खर्चा है, यानी कि घाटा ज्यादा हमको लग रहा है अब। तो देखिए
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से निकालेंगे 1 लाख। अच्छा, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम को कितना देना है सर क्लेम को तो 1,20,000 देना है, तो उसको तो 1,20,000 मांग रहा है, 1,20,000 लेगा ही, लेकिन रिजर्व में मेरे पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग लेंगे रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे कितना, 20,000। कोई दिक्कत? नो सर। और जब रिवैल्यूएशन खुला तो रिवैल्यूएशन बंद भी होगा, तो इसके लिए हम कहां डालेंगे, आधाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाउ मच, कितने का घाटा लगा, घाटा कितने का लगा सर 20,000 का, 20,000। तो ओल्ड पीएसआर में बांट दो। बोलिए, क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में अब किसी को कोई दिक्कत? नो सर। केस 3 में यानी 3 एंट्री होगा। हाँ, केस 3 में 3 एंट्री होगा, एक तो जनरल रिजर्व और पीएल को बांटने की एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री। एक मिनट नोट कर ले रहा। चलिए मैं हट जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट नहीं किया आंसर, तो हम कल की बुक का क्वेश्चन थोड़े ही है। मैं ट्राई करूंगा इसको भी मैं डाल दूं, ठीक है? तो किस में, यूट्यूब पे? हाँ, जिनको दिक्कत हो मैं ट्राई करता हूं, मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा अगर आज हो गया तो। चलिए बोलिए, डन का मैसेज दीजिए अगर हो गया तो। हो गया तो डन का मैसेज दीजिए। सर लास्ट वाला केस है। क्या समझा दें? नो सर, लास्ट वाला मतलब नोट कर रहे हैं, लास्ट केस था। चलिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिस्कशन आज आप लोग करना चाहेंगे या फिर वो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग छोड़ना चाहेंगे?
बताइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिस्कशन आप लोग करना चाहेंगे? या व्हाट इज दैट, व्हाट्स द टाइम? बीएसटी की क्लास होगी क्या? नहीं भी हो सकती है सर। सर बोल रहे हैं वाईफाई सरकार ठीक होगा तो होगा, नहीं तो वाईफाई नहीं होगा। तो आगे लगा दे। सर पूछ लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सर कर। चलिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी छोटा टॉपिक हम लोग एडजस्टमेंट वाली बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चंस उस पर हैं हमारे पास? उसको भी आप लोग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर उतना क्वेश्चन नहीं है, हम लोग उसको छोड़ के उससे आगे के टॉपिक को करते हैं। हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री वाली बात कर लेते हैं, ठीक है? दैट मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि जब भी कहेगा कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। या फिर आपको ये कह सकता है, क्या कह सकता है? आपको कह सकता है कि भैया द रिवाइज्ड वैल्यू was not to be recorded in the books of accounts, या फिर the new books of accounts was to be prepared at old value। तो कहने का मतलब कि किसी भी तरीके से आपको कहेगा जी, लेकिन मतलब क्या रहेगा? मतलब यही रहेगा कि भैया जो न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है वो हमको ओल्ड वैल्यू पर ही प्रिपेयर करना है। जो न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है वो किस पर करना है? ओल्ड वैल्यू पर ही प्रिपेयर करना है। यानी कि या फिर कहेगा कि जो ओल्ड वैल्यूज हैं उन्हीं को हमको न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर के जाना है। या फिर कहेगा कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, इस तरह से कह सकता है एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, क्या ये एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं। तो जब भी ऐसी बात कहेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री की बात करेगा, क्या किस चीज की बात करेगा? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है? न्यू बुक ओल्ड वैल्यूज। न्यू बुक में कौन से वैल्यूज रिकॉर्ड किए जाते हैं? पुराने वाले वैल्यू हमारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो या फिर जब भी कहे कि नए बुक में पुराने वाले वैल्यू को ही रिकॉर्ड करो, देन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले, मैं पहले भी लिखा चुका हूं फिर लिखा रहा हूं, स्टेप 1 कैलकुलेट नेट इफेक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं? नेट इफेक्ट का कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 2 में नेट इफेक्ट क्या करेंगे? इसके बाद कैलकुलेट गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस।
स्टेप 3,
ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा मेथड एक और हमने आपको बता करके रखा है। दूसरा मेथड हमने आपको क्या बता करके रखा है, ये हो जाएगा तो डन का मैसेज दीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरा वाला मेथड भी कराता हूं। बता करके रखा है सर कहाँ तक बता दिए सर आपका क्या? स्टेप 2 के बाद सर कुछ सुनाई भी नहीं दिया और ना ही कुछ दिखाई हम दिया। कुछ बोले ही नहीं है स्टेप 2 के बाद। ओह सर हमको लगा सर कोई समझा दिया, जस्ट देखे पूरा पूरा बोर्ड भरा हुआ। हम तो सिर्फ लिखते जा रहे हैं, समझाएं कहाँ है? समझाएंगे क्वेश्चन दे करके। ओके तो एक मेथड ये है, एक मेथड हमने आपको एक और बता रखा है, उसको भी अभी हम आपको करवाते हैं। आपकी मर्जी रहेगी, जो आपको बेटर लगेगा मेथड आप वो, मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी मर्जी रहेगी। जिस मेथड को आप ऑप्ट करना चाहें, यू आर फ्री टू ऑप्ट। हो गया तो डन का मैसेज दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हमको दूसरे मेथड में भी क्या करना है, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। और स्टेप 2 में क्या देखना है कि नेट इफेक्ट जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो यहां भी देखना पड़ रहा है और यहां भी देखना पड़ेगा कि नेट इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो नेट इफेक्ट को क्रेडिट करो ओल्ड रेशियो में और डेबिट करो न्यू रेशियो में। और अगर निगेटिव है तो नेट इफेक्ट को क्रेडिट करो न्यू रेशियो में और डेबिट करो ओल्ड रेशियो में। और आपकी जर्नल एंट्री आ गई 3 स्टेप में। और इसका क्या निकाल दो, माइनस करो दोनों को और आपकी जर्नल एंट्री आपके पास। आपको ये वाली एंट्री याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। चलिए एक इलस्ट्रेशन है, मैं वो इलस्ट्रेशन आपको कराता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर है 45। कहता है P, Q and R were in partnership sharing profits and losses in the ratio 6:3:1. They admit S into partnership with effect from 1st April 2021. New profit sharing ratio among P, Q, R and S will be 3:3:1.
They also decided to record the effect of the following without affecting their book values by passing an adjustment entry. यहां तो दोनों बात दे दी है, कहता है कि बुक वैल्यू को इफेक्ट भी नहीं करना है, यानी कि बुक वैल्यू सेम रहेगा, उसको कुछ नहीं छेड़खानी नहीं करना है, यानी कि नया बुक में भी पुराना वैल्यू ही जाएगा। दूसरा कहता है कि पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री, दोनों दो हमारे पास क्या दिया, मेरे पास दो क्लू दिए कि भैया आपको बांट के खत्म नहीं करना है, ये जनरल केस नहीं है। दो क्लू दिया, एक कहा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और दूसरा क्या किया कि बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है। तो बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करने का मतलब कि जो हमारा पुराना वैल्यू है वही हमारे नए वैल्यू में बुक में जाएगा। चलिए आगे कहता है कि जनरल रिजर्व था मेरे पास 1,80,000 का, कंटिजेंसी रिजर्व था 30,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। चलिए क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस में का मतलब होता है प्रॉफिट। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये मेरे लिए क्या है, एक मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक टॉपिक कराया था, छोटा सा कराया था, जिसमें आपको बोला था कि इसमें ज्यादा करके आपको यही आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का ही आएगा, कराया था ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि PQR जो है वो पार्टनर है, इनका रेशियो है 6:3:1, 6:3:1, और एक नया पार्टनर को शामिल किया एस को, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या हो गया, अब इनका रेशियो हो गया 3:3:3:1, 3:3:3:1। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है कि इनके पास क्या क्या है, इनके पास है जनरल रिजर्व कितने का, 1,80,000 का, और क्या है इनके पास है कंटिजेंसी रिजर्व कितने का, इनके पास है 30,000 का, इनके पास है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस दैट मीन्स की प्रॉफिट कितने का, 90,000 का, और इनके पास है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में डेबिट बैलेंस यानी कि कितने का, 1,20,000 रुपए का। ये क्वेश्चन कहता है और कहता है कि भैया एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो चलो हम भी हुक्म के गुलाम हैं और एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। हम दोनों मेथड से सीखेंगे कि आपको समझ में आए और आप ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए विच मेथड इज बेस्ट फॉर यू, कौन सा मेथड आपको सूट करता है। तो पहले मैं अपने मेथड से बताऊंगा, फिर मैं आपको बुक वाले मेथड से बताता हूं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। चलो तो जनरल रिजर्व 1,80,000, ये क्या होता है, पार्टनर्स को देना है कि लेना है, बताओ। लेना, देना है यानी कि प्लस होता है। कंटिजेंसी रिजर्व ये भी क्या करेंगे, पार्टनर को देंगे कि लेंगे, देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पार्टनर को देंगे कि लेंगे, देंगे देंगे यानी कि ये भी प्लस होगा। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट क्या है, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस देंगे कि लेंगे, लेंगे लेंगे यानी कि इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर।
तो 1,80,000 प्लस 2,10,000, 3,00,000 में से, तो फिर ये आ गया 1,80,000 नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या आ गया? 1,80,000। और ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है या? तो बताइए। पॉजिटिव। पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो क्या करना है? स्टेप 2 क्रेडिट करना है ओल्ड रेशियो में, डेबिट कर रहा है न्यू रेशियो में। चलो करते हैं। क्रेडिट ओल्ड रेशियो P Q R S 631 18। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। क्या एंट्री बना? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी बना? जी सर। क्या कैपिटल, क्या एंट्री बना? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल डेबिट। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद करने की भी आवश्यकता नहीं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। याद करने की भी आवश्यकता नहीं। यहीं से पता चल गया कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। 36,000, 54,000 और या सॉरी 18,000, 54। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो अब हम दूसरा वाला मेथड भी अपना ले। हो जाए तो डन का मैसेज दीजिए, हम दूसरा वाला मेथड भी अपना लेते हैं इस पर। चलिए मैं यहां मिटाता हूं। ये क्या है? 6/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 3/10, 3/10, 3/10 और 1/10। तो मैं गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देता हूं। 6 - 3 10, 3 - 3 10, 1 - 3 और ये तो गेन है, ये तो 1/0 - 1। चलो कर दो 0 - 1/10। 3/10 नील, 2/10 - 1/10। बोलो कोई दिक्कत? तो ये क्या आ गया? ये आ गया सेक्रीफाइस। ये क्या आ गया? गेन। मैंने क्या किया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला यूज किया, यानी कि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज किया। तो जो पॉजिटिव आया वो सेक्रीफाइस, जो निगेटिव आया वो गेन। गेन। और यहां फिगर मेरा क्या है? पॉजिटिव है। तो देखिए, तो P का सेक्रीफाइस, तो P सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1,80,000 गुना 3/10 बराबर 54,000। अच्छा, Q का तो कुछ है ही नहीं,
आर्स गेन इज इक्वल्स टू 1,80,000 गुना 2/10 यानी कि 36,000 और एस का गेन कितना आएगा 1,80,000 गुना 1/10 बराबर 18,000। बोलो कोई दिक्कत? तो जर्नल एंट्री तो यही बनेगा, जर्नल एंट्री थोड़ा ही बदलेगा। वो क्या होता है पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यही अगर निगेटिव रहता तो फिर हमको याद करना पड़ता और सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये कंफ्यूजन रह सकता है इस वाले मेथड से, पॉजिटिव बैलेंस निगेटिव। तो लेकिन यहां पर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन जर्नल एंट्री में नहीं होगा। सिर्फ क्या करना है कि अगर पॉजिटिव ये वाला इफेक्ट है तो क्रेडिट ओल्ड डेबिट न्यू, और निगेटिव है तो क्रेडिट न्यू डेबिट ओल्ड। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। दोनों मेथड आया समझ में? यस सर। किसी को नहीं आया तो बताइए। किसी को नहीं आया तो बताइए। बताइए क्योंकि टाइम कम है, 3 मिनट बचा हुआ है सेशन में। तो आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन 53, 54 एंड 55 कहां लिखे? बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, किसी को भी कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। नो सर, अच्छा समझ में आ गया। अच्छा चलिए, जिस दिन हमको दिक्कत हुआ ना फिर आप लोग का दिक्कत हम लेंगे। चलिए सब आदमी वीडियो ऑन कर लीजिए 1 मिनट। सर हम लोग का क्या क्वेश्चन बनाना है बिहार बोर्ड में? बिहार बोर्ड में देखिएगा ना, हमको अभी क्वेश्चन देख ध्यान में तो नहीं है कै बजे से, सॉरी कितने नंबर से है देखिएगा। इसमें आपको रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वाला होगा ना एग्जाम्पल, उसको कर लेंगे सारे आदमी। बाद बाकी लोग ये अंकिता फिर कहाँ गायब हो गई शिष्या? नहीं पता सर, बात कैसी नहीं हुआ। दोस्त, कैसी दोस्त है छी, दोस्त का नहीं पता रहता है। चलिए बंद कर लीजिए। ओके देन, चलिए सब लोग मिलते हैं फिर कल। टिल देन बाय बाय।